मैं डॉक्टर संजीव। आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन होता है हार्ड स्टूल्स, कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से हार्ड स्टूल्स हो रहे हो, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकती है। कुछ बच्चे 7 दिन में भी पॉटी करते हैं, परंतु अगर सॉफ्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। पर अगर बच्चा दिन में 4 बार भी कर रहा है और छोटी छोटी बकरी जैसे कर रहा है, हार्ड स्टूल्स कर रहा है, इसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादातर रीज़न क्या होता है? छोटे बच्चों में खासतौर से 1 साल 2 साल वाले बच्चों में ज़्यादातर या तो इनएडिक्वेट फीडिंग हो, जैसे बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ का दूध थोड़ा कम आ रहा है, उसका पेट ही ना भर रहा हो और वो हार्ड स्टूल्स करने लग जाए। दूसरा हो सकता है जो बॉटल फीडिंग वाले बच्चे हैं, 6 महीने के बाद क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बॉटल फीडिंग पे होते हैं और वो खाना नहीं खिलाते बच्चे को, सिर्फ बॉटल पे फीडिंग करता है तब, तो स्टूल्स हार्ड होने लग जाते हैं। और बीमारियाँ भी हो सकती हैं, बीमारियाँ भी हैं, जैसे थायराइड की कमी भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है, और भी कारण सर्जिकल रीजंस भी होते हैं। पर मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बच्चे ने स्टूल्स किए हैं नॉर्मली, पर अब वो हार्ड करने लगा है, तो उसकी बनावटी त्रुटि कोई नहीं है। थायराइड की कमी से ज़रूर हो सकता है, बट अब हम नॉर्मल ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि हमारा जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, या रादर व्हाट ए हेल्दी फूड शुड बी, किस टाइप का खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अनाज, वो भी होल अनाज, जैसे गेहूँ, मतलब मैदा टाइप का खाना नहीं, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब हमारे खाने का हिस्सा है। फिर उससे थोड़ा कम जो होता है वो होता है फल सब्जी, उससे कम होता है दूध, पनीर, अंडा, मीट, क्योंकि दूध, पनीर, अंडा, मीट पचने के बाद कुछ कंपोनेंट छोड़ता नहीं है जिससे कि वो पॉटी में हम आराम से कर सकें। तो हमारा जो मेन फाइबर का जो सोर्स होता है वो होता है अनाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पहले बात तो हम जरा पॉटी करने की प्रक्रिया को जानें। ये जैसे बड़ी आंत है, तो छोटी आंत से जब पहले खाना जब बड़ी आंत में आता है, इलोसिकल जंक्शन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर जब खाना आता है उसकी जो बनावट होती है वो सीवर के पानी जैसी होती है, गंदे पानी की तरह। इट इज़ वाटरी, ग्रेजुअली जैसे ही इसमें से मूव करता रहता है खाना हमारा, तो वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब करता रहता है और वो स्टूल थोड़े से बंधने लग जाते हैं। एंड जब वो इस एरिया में आता है उसकी बनावट होती है टूथपेस्ट जैसी, टूथपेस्ट, ठीक है। पर हमारी जो पॉटी है इसके ऊपर ही रहती है, इसको बोलते हैं रेक्टम। तो बच्चे को या किसी भी को भी जैसे ही पॉटी इसके नीचे आती है, तो इस जगह पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर मतलब जो कंट्रोल करते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो हम कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही खाना इसके नीचे आया या पॉटी इसके नीचे आई, तो इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है और हमें कहता है कि आप पॉटी करने जाना है। इसके अंदर जब फीलिंग आती है, जब भर जाता है, फुलनेस ऑफ रेक्टम और इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है, तो हमें इच्छा होती है हम पॉटी करने चले जाएं। पर अगर हमने इंटरनल स्फिंक्टर को नहीं खोला, हमने कहा कि नहीं अभी मैं पार्टी में बैठा हूँ या किसी मीटिंग में बैठा हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, तो हमने इसको बंद रखा, तो यहाँ से पॉटी नहीं खोएगी और वो वापस चला जाएगा, परंतु उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा और वो धीमे धीमे पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा और हार्ड हो जाएगा। फिर बाद में अगर हमको थोड़ी देर के बाद वो फिर मूवमेंट आएगी और हम पॉटी करने चाहेंगे और स्फिंक्टर खोला, हम पॉटी कर देते हैं। पर अगर पॉटी का कंटेंट बहुत कम है तो वो बल्क ही नहीं बना पाएगा इसको डिस्टेंड करने के लिए, रेक्टम को डिस्टेंड करने के लिए, जिसके कारण जब रेक्टम डिस्टेंड ही नहीं होगा तो पॉटी करने की फीलिंग ही नहीं आएगी। एंड फिर क्या होता है कि थोड़ा वेट करेगा, वो सिर्फ बॉडी वेट करेगी, और वो हो सकता है 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, पर इसमें पड़े पड़े वो हार्ड हो जाएगी, पानी इसमें से एब्जॉर्ब होता रहेगा। जब पॉटी इतनी बड़ा फीकोलिथ पॉटी का पीस छोटे से छेद से पास होता है, तो वो जब पास होता है तो वो कभी कभी दर्द करते हुए चला जाता है, बच्चे के घाव भी कर देता है। इसको बोलते हैं फिशर इन नैनो, पॉटी के रास्ते में घाव, जैसे अल्सर बन जाता है। तो क्या होता है, जब बच्चा पॉटी करता है तो पॉटी के साथ लगा हुआ आता है ब्लड,
जैसे पॉटी के साथ लगा हुआ आ गया। अगर ये रेगुलर कंसिस्टेंट बना रहा तो अगर पॉटी यहाँ से पास कर रहा है तो साथ में खून का गुच्छा होता है यहाँ पर जहाँ ब्लड सप्लाई इसकी होती है, उसको भी ट्रॉमा कर देता है, चोट कर देता है, जिसके कारण हेमोरॉइड्स भी हो जाते हैं। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को बचाने से हम फिशर इन एनो और हेमोरॉइड्स को बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, मान लो आप किसी बच्चे को हो ही गया, किसी बच्चे को हम खाना खिलाते थे और खाना कम और दूध ज़्यादा और उसको पॉटी के रास्ते में घाव हो गया, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो हमको क्या करना चाहिए, पहली बात तो उसके फूड हैबिट्स ठीक करने होंगे, हमें बॉटल फीडिंग बंद करनी होगी, हमें खाने पे ध्यान देना होगा, अनाज हमारा मेन होना चाहिए, दिन की शुरुआत अनाज से करें एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐड करें। दूध और पनीर 1 साल के बाद दूध की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 300 ग्राम होती है, उसके बाद 300 ग्राम ही रहती है लगभग। तो अगर आपका बच्चा एक बड़ा ग्लास दूध पी लेता है या एक अंडा खा लेता है और बाकी सारा खाना खाता है ठीक से, तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और सब कुछ पूरी हो जाती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अनाज भी हमारा इम्पॉर्टेंट मील है। अब अगर मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो ही गया और उसको अब पॉटी के रास्ते में दर्द भी हो रहा है, फिशर हो गया और वो पेन के मारे बिलखता रहता है और वो पॉटी नहीं करता, वो क्या करेगा, पॉटी करते वक्त किसी कोने में छुप जाएगा, मम्मी उसे बोलेगा डायपर पहना दो, मैं डायपर में ही पॉटी करूँगा, वो खड़े खड़े पॉटी करेगा, पॉटी करते वक्त रोएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। तो माँ तो जानती है कि मेरा बच्चा पेन में है, पर वो बच्चा क्या करता है, थोड़ी सी पॉटी करता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके बाद फिर वो रोक लेता है। जब हो जाता है कि अब तो पॉटी करनी ही पड़ेगी तो थोड़ी सी फिर पॉटी कर देता है और रोक देता है। कई बार पॉटी इसमें पड़े क्योंकि हमने इंटरनल स्पेंटर तो खोल गया, एक्सटर्नल स्पेंटर नहीं खोला, तो क्या होगा, बच्चे की जो चड्डी है या पैंट है उसमें स्टेनिंग शुरू हो जाएगी। तो मम्मी कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के ना चड्डी में निशान होते हैं पॉटी के, इसलिए निशान होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसका रेक्टम फुल है परंतु बच्चे ने पॉटी नहीं की। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा, पहली बात तो अगर जब भी बच्चे को पॉटी लग रही है, कॉन्स्टिपेटेड है और हमें पॉटी लग रही है उसको, तो हमें पता चलना चाहिए कि यस अब ये पॉटी करेगा। दूसरा, उसकी जो सीट है जिसमें बैठेगा वो पॉट करने के लिए, वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब जब वो बैठे तो उसका पैर भी टिके। तो हमें क्या करना होगा, स्टूल लगाना होगा छोटा बच्चा है तो, अगर हम एडल्ट पॉट में बिठा रहे हैं जिससे कि पैर उसका टिका रहे। तीसरा, हमें जिस टाइम वो पॉटी करने का मन करे उसको बिठाओ और साथ में आप भी बैठ जाओ और उसको इनकरेज करो, नहीं बेटा पॉटी आराम से कर लेते हैं, उस टाइम थोड़ी सी बातचीत कर लो, मन डाइवर्ट कर दो जिससे कि वो आराम से पॉटी कर सके। अगर वो नहीं करता है तो फिर भी दिन में 2 बार आप टाइम फिक्स कर लो कि सुबह स्कूल जाने से पहले 10 मिनट हम पॉट में बैठेंगे और एक बार 10 मिनट शाम को बैठेंगे, जिससे कि उसको ये पता चल जाए कि ये प्रोसेस मुझे करना ही करना है, मुझे बैठना है। तीसरा, मोर इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चा पॉटी नहीं करता तो आप उसे डांटे नहीं, मारे भी नहीं और जलील भी ना करें, पर अगर वो पॉटी कर देता है वेरी गुड, शाबाश, उसको इंकरेजमेंट मिले और वो पॉटी आराम से कर सके। अगर बच्चे के पॉटी के रास्ते में घाव है, दर्द हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिले, वो आपको कोई क्रीम बताएंगे जो पॉटी के रास्ते में लगाते हैं बाहर, और थोड़ा सा इसको अंदर घुसा के भी लगाना है जिससे कि बच्चा आराम से पॉटी कर सके। और थोड़ा सा वो स्टूल सॉफ्टनर भी देंगे जिससे कि स्टूल सॉफ्ट रहे। परंतु ये जो ट्रीटमेंट है ये 10 दिन 20 दिन नहीं करना होता है, कम से कम 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना भी करना पड़ता है, क्योंकि फिशर जो होता है, पॉटी के रास्ते में जो घाव होता है वो बहुत पेनफुल होता है और उसके साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ता है। तो बच्चा डर के मारे पॉटी नहीं करता, दर्द होता है, हमें उसको ट्रेन करना है और रीट्रेन करना है। और पॉटी के रास्ते में जो घाव है हम ऐसे नहीं करेंगे कभी कि जैसे 10 दिन हमने दवाई दे दिया, अचानक हमने 11वें दिन का देखते हैं अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि 11वें दिन फिर वो हार्ड सूज करेगा, फिर घाव हो जाएगा। इसलिए हमको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी बताया है उसको आप फॉलो करें। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कॉन्स्टिपेशन बचाने के लिए, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी, अनाज खाना है, होल अनाज खाना है, मैदा जंक फूड नहीं खाना। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने हैं। दूध दही की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
कि सिर्फ दूध पे ही बच्चा जिंदा है एक तरह से, ये लोग 1 लीटर 2 लीटर दूध पिला रहे हैं। और अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो गया और अगर उसके दर्द होने लगा है तो उसको इनकरेज करना है, उसको बिठाना है पॉट पे। अगर उसको पेन हो रहा है तो वो क्रीम तो बताते ही है, दूसरा एक सीड्स बात होता है। सीड्स बात इसको बोलते हैं कि जिसमें गर्म पानी का टब, उसमें बच्चे को बिठाना है, जिससे कि उसकी जो पॉटी के रास्ते में जो पेन है वो कम होगा धीमे धीमे, और उसका स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि वो आराम से पॉटी कर सके। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा? एक तो हमें उसकी प्रिपेयर्डनेस कि बच्चा पॉटी करने वाला है तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर वो पॉटी नहीं कर रहा है तो हमें 2 बार दिन में फिक्स करना है टाइमिंग्स। पॉट उसकी कंफर्टेबल होनी चाहिए जिससे वो आराम से बैठ सके। उसको इनकरेज करना अगर उसने पॉटी किया है या नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो सेलिब्रेट भी करना है, परंतु उसको डांटना और या मारना नहीं है, उसको बताना है कि कैसे बैठते हैं। और ये स्लो प्रोसेस होता है और ये माइंड गेम है। मतलब बेसिकली आपको भी समझना पड़ेगा कि हमें बच्चे की प्रॉब्लम को समझना है। और आपको बताऊं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, ये बड़ों में भी बहुत कॉमन है। डिलीवरी के बाद हमारी जो लेडीज़ हैं उनमें बहुत कॉमन होता है, एपिसोड में स्टिच लगता है, उसका पेरिनियम में पेन होता है जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेटेड होती हैं। कई बार मेन भी हमारे आजकल खाना पीना हमारा गड़बड़ चल रहा है जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो मैंने डिस्कस किया वो हम रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा खाना में क्या होगा? अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 3 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दूध दही 300-400 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, और हमारा जंक फूड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और थोड़ा स्पोर्ट्स, खेलना कूदना, ये सब करेंगे और टीवी फ़ोन नहीं चलाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा पेट भी साफ होता रहेगा। धन्यवाद।